नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट हिस्ट्री क्लासेस 77 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज एक ऐसी क्लास जो थंबनेल में आप देख पा रहे हैं कि हम गुलाम वंश की चर्चा करने वाले हैं। और जिसे यहाँ पे ऐसे ऐसे शासकों की चर्चा होगी जो गुलामों के भी गुलाम थे और इस हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय जनता को उन्होंने पराजित किया। भारत के राजाओं को इन गुलामों ने पराजित किया, जो ये मुसलमानों के बिल्कुल तैयारी के साथ, एक ऐसी तैयारी जो भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार और एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए इन लोग यहाँ पे आए थे। इस भाग में दोस्तों हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से जो स्थापित होता है, साथ ही शमसुद्दीन क्यूमर्स जो 1290 तक के ईस्वी के कार्यकाल को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास लाया है। बहुत मेहनत हुई है इसमें और इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए, आपको हम 1526 तक के इतिहास तक को कवर कराएंगे। वो पार्ट 2 में होगा दोस्तों, भाग 2 में उसको हम देखेंगे। जब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे तो पार्ट 2 में आपको जो है मिलेगा कि किस प्रकार से बाबर के आने तक का पूरा इतिहास और साथ ही इस पूरे इतिहास की विवेचना, इस पूरे इतिहास का एनालिसिस हम अपने चैनल पे करवा रहे हैं। आप सभी जुड़िए हमारे चैनल से, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से जो है मुसलमानों का एक जो प्रक्रम रहा। दिल्ली सल्तनत के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान होता है वो इब्राहिम लोदी होता है। और इस पार्ट में आप जानेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर शमसुद्दीन क्यूमर्स तक की कहानी, और इसको जानने के लिए हम आखिर में कैसे हमको ये जानकारियाँ मिलती हैं कि जो है किसने कब आक्रमण किया। तो ये बहुत सारे स्रोत हैं सल्तनत कालीन इतिहास को जानने के लिए जो इन लोगों ने अपने साथ लेके आया। सबसे पहली तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है दोस्तों, जिसका नाम है किताबुल हिंद। इसे तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, जो कई बार पूछा गया है। और इसका पूछ लिया जाता है कि इसके लेखक कौन थे। दोस्तों, इसके लेखक एक अरबी यात्री था जिनका नाम था अलबरनी। तो अलबरनी ने किताबुल हिंद लिखा। इस किताब उल हिंद को तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों आप जानेंगे, इस किताब में ये बताया गया है जिसमें महमूद गजनबी जो है युद्ध बंधक के रूप में गजनी लाया गया था। मतलब अलबरनी को महमूद गजनबी ने युद्ध बंधक के रूप में जो है गजनी लाया था। और 11वीं सदी और उसके बाद के भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा का जो वर्णन है वो अलबरनी करता है। और अलबरनी की एक दूसरी किताब है दोस्तों, तारीख ए अल हिंदी। ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इनकी किताबों का नाम याद रखिएगा, जिससे हमें सल्तनत कालीन के इतिहास को जानने का मौका मिलता है और जिससे हम आज ये पढ़ पा रहे हैं सल्तनत कालीन इतिहास। तो यही सल्तनत कालीन इतिहास, ये किताबुल हिंद जो है ये बहुत ही प्यारा स्रोत है। और कई बार अलबरनी के बारे में पूछ लिया जाता है कि अलबरनी किसके जो है साथ आया था भारत। तो ये महमूद गजनबी के साथ आया था और एक युद्धबंदी था जो है ये अलबरनी, इसको महमूद गजनबी लेकर आया था। माफ़ कीजिएगा। अगला सल्तनत कालीन इतिहास जानने का जो स्रोत है दोस्तों वो है जैनुल अखबार। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लेखक जो थे दोस्तों वो अबी सईद साहब थे। और इसमें महमूद गजनबी ने जो हमारे इस भारत पर आक्रमण किया है, उस आक्रमण और उसके जीवन पर इसमें महत्वपूर्ण संकलन जैनुल अखबार में मिलता है, जिसके लेखक कौन थे? अबी सईद जी थे। अगला सल्तनत कालीन इतिहास जानने का स्रोत है तारीख ए मुबारक शाही। इसके लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे, जो सैयद कालीन शासक मुबारक शाह के बारे में बताते हैं। ये तारीख मुबारक शाही से आपको सीधे अनुमान लगा लेना है कि मुबारक शाह जो सैयद कालीन शासक थे उसके बारे में हमें ये मिलता है और ये सल्तनत कालीन शासक थे। अगली पुस्तक है दोस्तों तारीख फिरोज शाही, जिसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश के इतिहास का वर्णन है। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है फतवा ए जहांदारी। ये फतवा ए जहांदारी कई बार एग्जाम में आया है कि इस किताब के लेखक कौन है, तो आपको बताना है कि फतवा ए जहांदारी और तारीख फिरोज शाही दोनों के लेखक जियाउद्दीन बर्नी जी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सल्तनत कालीन इतिहास में तारीख फिरोज शाही
नामक एक दूसरा भी ग्रंथ है, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे लिया है कि आप इसको ये ना समझें कि रिपीट हुआ है। ये तारीख ए फिरोज शाही एक दूसरा ग्रंथ है जिसकी रचना दोस्तों शम्स ए सिराज ने किया था। शम्स ए सिराज अफीक ने किया था। इसमें फिरोज शाह तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक के शासन के बारे में, तुगलक वंश के शासन के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है और इसीलिए इसका नाम भी है तारीख ए फिरोज शाही, जिसको शम्स ए सिराज अफीक ने लिखा है। ये सब सल्तनत कालीन के इतिहासों को जानने के स्रोत हैं। और तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके लेखक हैं मिनहाज उस सिराज, जो दिल्ली के सल्तनत कालीन सैनिक अभियान, सुल्तान, अमीर, उलेमा, मलिक और अन्य प्रशासनिक एवं सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं का उल्लेख आपको तबकात ए नासिरी में मिलेगा। ये तबकात ए नासिरी सल्तनत काल के जो सैनिक अभियान हैं उसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन जो है तबकात ए नासिरी में मिनहाज उस सिराज ने किया है। इसको आपको याद रखना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों जफरनामा, जिसके लेखक हैं सरयुद्दीन अली यजकी, जो तैमूर लंग के बारे में आपने जो है पढ़ा है कि तैमूर लंग ने किस प्रकार से भारत पर जो है अटैक किया, आक्रमण किया, उसके बारे में बताता है जफरनामा, जिसके लेखक हैं सरयुद्दीन अली यजकी। बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। और अब हम आते हैं इन स्रोतों के बाद में इसको थोड़े से बैकग्राउंड से आपकी चर्चा कराते हैं कि कैसे भारत में जो है इन मुसलमानों ने अपने मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए, अपने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए भारत के हिंदू शाही वंशों को, भारत के राजपूत वंशों को इन्होंने पराजित किया। भारत में सबसे पहले जो आक्रमण होता है दोस्तों वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया, जिसमें उसे सफलता भी मिली। लेकिन सिंध से आगे वो अपना अभियान नहीं बढ़ा पाया, चूँकि सिंध के राजा दाहिर को तो उसने जीत लिया, लेकिन इसके आगे जो हमारे राजपूत शासक थे वो इतने ज़्यादा तेज तर्राक और इतनी ज़्यादा घेराबंदी कर दी कि इसको मोहम्मद बिन कासिम को वापस लौटना पड़ा। महमूद गजनबी लूटपाट और मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत पर हमला करता है, लेकिन भारत में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाता है। लेकिन आप ये भी जानें कि 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण करने वाला महमूद गजनबी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको इसको याद रखना है। इसने क्या किया दोस्तों, पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक जो जयपाल जी थे, जयपाल को इसने बहिंद की प्रथम लड़ाई में हराया। ये बहिंद की लड़ाई भी पूछ ली जाती है, तो ये 1001 ईस्वी में हुई थी। और अगला इसने जो है जो इसके महत्वपूर्ण आक्रमण है दोस्तों उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और हिंदू शाही वंश के जो आनंद पाल को ये बहिंद की दूसरी लड़ाई में 1008 ईस्वी में हरा देता है। और इसके बाद ये थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा और सोमनाथ नगरों को एकदम विध्वंस कर देता है। हमारी हमारी इस भारतीय संस्कृति को तहस नहस जो करने का एक जिम्मा ये अरब, मुस्लिम और तुर्क आक्रमणकारी जो हमारे यहाँ आते हैं, ये बिल्कुल हमारी संस्कृति को तहस नहस करने के लिए आते हैं। आगे देखें दोस्तों कि परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य है कि महमूद गजनबी ने कई बार पूछा गया है कि महमूद गजनबी 1025 ईस्वी में सोमनाथ का जो शिव मंदिर है ये हिंदू अस्मिता का केंद्र रहा है, जिसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया है। और इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी मिलता है जो है कि इसका निर्माण चंद्रदेव जी ने किया था। और ये स्थित कहाँ है कि दोस्तों समुद्र के किनारे स्थित है, गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। और वो यहाँ से जो है भारी मात्रा में धन संपत्ति लूटता है और सोमनाथ के शिव मंदिर को तोड़ देता है। आप सभी जानते हैं कि सोमनाथ के शिव मंदिर को औरंगजेब ने भी तोड़वाया था, बीच के और कई शासकों ने तोड़वाया था। और आज आप जो सोमनाथ मंदिर देख रहे हैं इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वर्ष 1949-50 के दरमियान में जो है निर्माण कराया था। और भारतीय इतिहास में देखें कि महमूद गजनबी को बुद्ध सिकन कहा गया है। बुद्ध सिकन का होता है मूर्ति भंजक, और मूर्ति भंजक से तात्पर्य आप समझें कि ये जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे यहाँ भारत में संस्कृति मूर्ति पूजा की थी, जो हिंदू संस्कृति वैदिक संस्कृति से आप इसको देखते आ रहे हैं, तो इन लोगों ने इन हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए और इनको भारत के इतिहास में, चूँकि सल्तनत कालीन के इतिहास को अभी आप देखा किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे स्रोत थे, अलबर्नी जी, मिनहाज उस सिराज, इन लोगों ने जो बताया, इन्होंने भारतीय
इतिहास में इसको बुद्ध सिकन कहा, मूर्ति भंजक कहा। और एक अरबी लेखक अलबर्नी जो भारत लाया गया था, ये अलबर्नी ये पुराणों का अध्ययन, जो भारत के हमारे जो पुराण हैं अध्ययन करने वाला ये पहला मुस्लिम था जिसने हमारे पुराणों का अध्ययन किया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला तुर्की शासक था महमूद गजनबी, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, जो बगदाद के खलीफा से प्राप्त होती थी। चूँकि बगदाद का खलीफा जो है मुस्लिमों का हेड और मुस्लिमों की संस्कृति और वहीं से निर्धारण होता था कि किस प्रकार से जो है आपको शासन करना है, कैसे अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना है। तो बगदाद के खलीफा जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। और जब पूरी दिल्ली सल्तनत का इतिहास आप पढ़ेंगे तो खिज्र खां को अगर आप छोड़ दें तो अन्य सभी शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की हमारे सल्तनतकालीन इतिहास में। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं मोहम्मद गोरी। जो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के ससबानी वंश में गोरी कबीले का शासक था और भारत में आक्रमण करने का लक्ष्य इसका ये था कि मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। और हम सभी से पूछा जाता है एग्जाम में, भारत पर पहला आक्रमण जो मोहम्मद गोरी ने किया था वो 1175 ईस्वी में किया था। वो मुल्तान पर इसने किया था। और 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। वहाँ के ब्राह्मण शासक मूलराज और भीमराज द्वितीय ने इस मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया, जो कि गोरी की प्रथम पराजय थी। और ये हमारे भीम द्वितीय की गलती थी कि अगर यहीं पे इसको ख़त्म कर दिए होते तो भारत की जो सल्तनत कालीन पूरा चलाया, जो सल्तनत काल चलाया, हो सकता है कि सल्तनत काल भी नहीं आता अगर ये जो बंदी बनाया हुआ इंसान यहीं पे मार दिया गया होता। तो आप देखें कि दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य दो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई। ये हमारी भारतीय संस्कृति है दोस्तों कि जिसमें हम तराइन की प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में होता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जिसमें जो भीम द्वितीय ने इसको पहली बार हराया था और दूसरी बार ये भारत में पराजित होता है। लेकिन तराइन के पहले युद्ध में हमारे पृथ्वीराज चौहान इसको अपनी जिंदा दिली दिखाते हुए जिंदा छोड़ दिए, जो बाद में तराइन के दूसरे युद्ध में 1 साल बाद ही फिर से अपनी तैयारी करके आता है। और हमारे राजपूत शासक की तरह ये गलती नहीं करता है दोस्तों। हमारे जो राजपूत शासक ने गलती किया 1191 के पहले तराइन के युद्ध में कि इसको जिंदा छोड़ दिया। और जब 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध में फिर से ये अपनी सेनाओं के साथ आकर हमारे राजा के ऊपर अटैक करता है तो पृथ्वीराज चौहान को इसने बिल्कुल इनकी निर्मम हत्या कर देता है। और इसके बाद गोरी ने दिल्ली अजमेर पर कब्जा कर लिया और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। और भारतीय इतिहास में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बन बैठा कौन? मोहम्मद गोरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कन्नौज अभियान में सफलता के बाद गोरी ने अपने सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी देवी की आकृति और दूसरी तरफ अरबी में कलमा छपवाया, जिसमें देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित। आप देखें दोस्तों कि जब कन्नौज अभियान में गोरी को सफलता मिलती है तो ये चूँकि यहाँ पे हिंदुओं का ये पूरा देश, और जब आप फाहियान को पढ़ेंगे, जब आप उसकी सीयूकी को देखेंगे तो जब वो नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन करके चीन जाते हैं तो सीयूकी में उन्होंने भारत को ब्राह्मणों का देश बताया था। लेकिन आप तब से देखें फाहियान के बाद से आज वर्ष 2021 में क्या स्थिति है, इसको आप बिल्कुल समझ सकते हैं। उस वर्ण व्यवस्था का वर्णन, जो वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में हमारा ये भारतीय समाज बटा हुआ था, और इसी से जो है प्रेरित होकर, चूँकि अगर भारत में रहना है तो यहाँ के देवी देवताओं के साथ मिलकर इतनी बड़ी आबादी से तो नहीं लड़ सकता था। लेकिन हमारी आबादी, हमारा मध्यम वर्ग था, जो हमारा लोअर वर्ग है, इनको जो है राजाओं से मतलब नहीं होता था। राजा जो है अपना राज करें, हमारी जनता तो खाली अपना जीवन यापन पे लगी थी। इसी कारण से इसने लक्ष्मी देवी की आकृति बनाई और जिससे कि भारतीयों की जो एक संवेदना है और एक शासक के रूप में स्थापित हो पाया। और वहीं पे दूसरी तरफ इसने अरबी भाषा में कलमा छपवाया और जिसमें देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद गोरी ने 56 ग्रेन का दिल्ली कला नामक सिक्का चलवाया था और 1194 ईस्वी में कन्नौज के राजा जयचंद को भी इसने हराया था।
गोरी का सेनापति बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत को जीतता है। और जो हमारी शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया। और इसके बारे में कहा जाता है कि कई महीनों तक नालंदा विश्वविद्यालय की किताबें जलती रही। और ये वही संस्कृति का तहस नहस करता है बख्तियार खिलजी। 15 मार्च 1206 ईस्वी को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर ये अपने गृह प्रांत जब ये लौट रहा था तो दमयक नामक स्थान पर इसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और यहीं से चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी इसका गुलाम था और वो गुलाम जो है उसी गुलाम को इसने यहाँ, जो कि बहुत ही योग्य व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का दास था, और उसने जो है अपने दास को जो है सत्ता दे दी भारत की। और वो यहाँ से वापस जाते समय उसकी निर्मम हत्या हो जाती है दमयक नामक स्थान से। यहीं से गुलाम वंश का शासन प्रारंभ होता है। अभी तक तो आप गुलाम वंश के शासन के बैकग्राउंड को देख रहे थे, किस प्रकार से उन्होंने हमारे भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। अब देखते हैं कि दोस्तों गुलाम वंश में जो है मुख्यतः 11 शासकों ने राज किया। आज इस पार्ट 1 में हम इस दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जो हम देख रहे हैं, इसमें आज इन 11 शासकों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पर, जो 1206 ईस्वी से लेकर 1210 तक जो है इसने शासन किया। और ऐबक का अर्थ पूछ लिया जाता है क्या होता है दोस्तों, तो ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। तुर्किस्तान का निवासी ये था और तुर्क जनजाति का व्यक्ति था, जिसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने बचपन में ही खरीद लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और उसके बाद इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीदा। और ये खरीदे हुए भाड़े के लोग, जो भाड़े के सैनिक जो है, आप देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का वीडियो अगर आपने हमारा नहीं देखा है तो आप देखिए उसमें कि कैसे ये भाड़े के सैनिक उस अमेरिकी लोगों की एकता कारण अमेरिका में नहीं टिक पाते, वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन ये भाड़े का गुलाम ये भारत में आकर यहाँ पूरे भारतवासियों में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर देता है। और जो आज तक आप देख रहे हैं, मोहम्मद गोरी ने उसे शाही घुड़साल का अधिकारी बनाया, जिसे अमीर याकुर कहा जाता है। इस पद पर उसने गोर, बामियान, गजनी और तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी की अत्यंत सहायता की, बहुत मदद की। और गौरी की प्रतिनिधि के रूप में 1192 से 1206 ईस्वी तक ही शासन करते रहा। और उत्तर भारत के जितने भी प्रदेशों को उसने जीता था उसका प्रशासन संभाला। 25 जून 1206 ईस्वी को मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने पर ऐबक का जो राज्यारोहण होता है, ये पूछ लिया जाता है कि ऐबक का राज्यारोहण कहाँ हुआ, तो ये लाहौर में हुआ था दोस्तों। और उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया। और साथ ही ये मामलूक वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। आप जानते हैं कि जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, इसका निर्माण कार्य भी ये प्रारंभ कराया था। 1206 ईस्वी में दोस्तों देखें कि ये सुल्तान की उपाधि धारण करता है। और इनके गुरु थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे बख्तियार काकी जी। माफ कीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ होती है, तो ये लाहौर में चौगान, जिसे पोलो खेल कहते हैं, ये खेल रहे थे। और खेलते खेलते ये घोड़े से गिरकर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐबक का मकबरा पूछ लिया जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके जो है मृत्यु चूँकि अचानक हुई थी, और अचानक मृत्यु होने के बाद जो है आराम शाह को वहाँ के जो तुर्की सरदार थे उन्होंने लाहौर में ही आराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। किंतु यह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, जिसके कारण दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी की थी। और ये इल्तुतमिश, जिसके बाद इल्तुतमिश दिल्ली में आराम शाह को पराजित करता है और उसकी हत्या कर देता है। कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था और ये इनके दामाद थे, जब इनको तुर्की सरदारों ने आमंत्रण भेजा कि आप आइए और यहाँ पे शासन करिए, तो ये अपनी सेना के साथ लड़ने की कोशिश करता है इल्तुतमिश से, लेकिन उसमें पराजित होता है और इल्तुतमिश इसकी हत्या कर देता है। अब हम देखते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन करता है। ये इल्तुतमिश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो साम्राज्य का स्वामी होता है। ये इसको आप बिल्कुल याद रखें। यह एक इलबारी तुर्क था और इसके वंश का जो नाम था शमसी वंश इसने चलाया। ये एक दास के रूप में ये भी खरीदा गया था और इसीलिए
इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि खुद भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का दास और गुलाम था, और इल्तुतमिश इसका गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और पहली बार दिल्ली को ये जो है लाहौर से राजधानी परिवर्तन करता है और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है, और ये पहला सुल्तान है जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। साथ ही कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य ऐबक ने प्रारंभ कराया था, उसको पूर्ण कराने का पूरा काम इल्तुतमिश ने किया। इसने एक नई व्यवस्था शुरू की जिसे इक्ता व्यवस्था कहते हैं। इक्ता व्यवस्था दोस्तों ये होती है कि इसमें सैनिक और गैर सैनिक को नगद वेतन के बदले उनको भूमि या जमीन प्रदान कर दी जाती थी। उनको जो है नगद वेतन उस समय देने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो इनको भूमि जो है इनको ज़मीन दे दी जाती थी उसके बदले में। और यह जो है इक्ता एक अरबी शब्द है, और इस अरबी शब्द का अर्थ ही ज़मीन या भूमि होता है, और इस भूमि को लेने वाले को इक्तेदार कहा गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इक्ता व्यवस्था क्या है, तो अब आपको बताना है कि सैनिक और गैर सैनिक को नगद वेतन ये नहीं दे पाते थे। उसके लिए भारत में जो फ्री की ज़मीन ये जो यहाँ कब्जा करके भारत में पाए थे, उसको धीरे धीरे अपने सैनिकों में बांटते जा रहे थे और लोगों को वहाँ पे स्थापित और बसाते उनकी बसावटों को ये बसाते जा रहे थे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है एक अच्छा कार्य करता है कि चांदी के टंका और तांबे की जीतल का जो है प्रचलन शुरू करता है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और टंकों पर जो टकसाल का नाम लिखवाना इसने प्रारंभ किया। और आप देखें कि मोहम्मद गौरी के सिक्कों में कई बार पूछा जाता है तो लक्ष्मी देवी की जो है आकृति या उनका चित्र छपा होता था। और इल्तुतमिश के जो है सिक्कों पर भगवान शिव का जो नंदी और चौहान घुड़सवार आप देखें कि इन्हीं की सहायता से इस भारत की जनता को इसने अपने अधीनस्थ किया। अपने जो है चौहान घुड़सवारों के माध्यम से, राजपूतों के माध्यम से इसने जो है दूसरे राजपूत राजाओं को भी इसने हराया। और इसने एक 40 योग्य सरदारों के दल जिसको चालीसा कहा जाता है, इसने चालीसा का गठन किया और जिसे चहलगानी कहा गया। आप देखें कि 1221 में जब चंगेज खां एक मंगोल आक्रमणकारी था, ये मंगोल आक्रमणकारी जो है ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन को जो है दौड़ाते हुए उसको मारने के लिए ये जो है बिल्कुल भारत की सीमा तक आ पहुंचा था। लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी ही चालाकी से मंगोल आक्रमण से बचा जो है, और उसको अपने यहाँ शरण नहीं दी। अगर ये अपने यहाँ शरण दिया होता तो हो सकता था कि भारत का इतिहास आज कुछ दूसरा होता। भारत में पूछ लिया जाता है गुंबद निर्माण का पिता इल्तुतमिश को कहा जाता है। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो इसने अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर बनवाया था, वो भारत में स्थित प्रथम मकबरा है जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। इसीलिए इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि चांदी के टका और तांबे की जीतल का प्रचलन इन्होंने शुरू ही किया था, और इन्होंने भगवान शिव के जो नंदी हैं उनको अपने सिक्कों पर उसका अंकित कराया था। इसको आप बिल्कुल देख चुके हैं दोस्तों। आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश ने मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। आप देखें कि जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं, कोई आता है तो सोमनाथ के मंदिर को आपने देखा कैसे महमूद गजनबी ने तोड़ा। फिर भारतीय संस्कृति का तहस नहस करने के लिए मध्य भारत में इल्तुतमिश आता है और उज्जैन का जो आज महाकाल मंदिर है जो है उसको इसने जो है ध्वस्त कर दिया, और हिंदू देवी देवताओं के साथ हिंदू संस्कृति को इसने तहस नहस किया। और उज्जैन का महाकाल मंदिर आज 21वीं सदी में फिर से अपनी छवि में आ गया, लेकिन इनके वंशों का अस्तित्व नहीं है जिन्होंने हमारे इन देवी देवताओं को मिटाने की कोशिश की। और ये इल्तुतमिश की मृत्यु जो होती है ये 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को हो जाती है। और ये कहा जाता है कि इनके जो है एक इब्न बतूता जिसके बारे में कई बार आपने देखा है कि इब्न बतूता ने अपनी किताब में ये कहा है कि इल्तुतमिश न्यायप्रिय शासक था। आखिर में न्यायप्रिय शासक किसे कहते हैं? क्या अपने धर्म को आगे बढ़ा के और जो है दूसरे धर्म का हनन करना ही न्यायप्रिय है? तो हम तो कतई नहीं मानते। लेकिन उस समय की ये स्थिति थी कि इब्न बतूता ने इसे न्यायप्रिय शासक कहा, और इसने न्यायप्रिय शासक इसलिए कहा कि इसने अपने महल के सामने 2 शेर की मूर्तियां बनवाई और उस मूर्तियों में घंटी बंधी थी जिसको अगर आप बजाएंगे तो कोई भी व्यक्ति न्याय पा सकता था। इसको इब्न बतूता जी ने लिखा है।
आगे देखिए कि रणथंभौर को जीतने वाला ये प्रथम शासक था। साथ ही शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला ये प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के हमारे इस भारत में चलाए। और एक तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का प्रथम और दूसरा युद्ध तो आपने पढ़ा है, लेकिन आप तराइन का तृतीय युद्ध भी जाने जो 1215 ईस्वी में लड़ा जाता है, जिसमें ताजुद्दीन एल्दौज को ये हरा देता है और पंजाब के खोखरों पर 1235 ईस्वी में ये विजय प्राप्त कर लेता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तृतीय युद्ध के बारे में आपने देखा कि जब तराइन की तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन एल्दौज को हरा देता है और पंजाब के जो खोखरों थे, इनके खोखरों के ऊपर इसने 1235 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपनी पुत्री रजिया को शासन सौंपने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन इसकी इच्छा ये पूरी नहीं हो सकी और तुर्क अमीर जो थे इन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 में सुल्तान घोषित कर दिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं था। ये साल भर के अंदर ही रजिया यहाँ पे कब्जा कर लेती है। और आप देखें कि इसके बाद आ जाती हैं रजिया बेगम, जो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका भी मानी जाती है। रजिया के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये वेशभूषा जो धारण करती थी वो सैनिक वेशभूषा धारण करती थी और पर्दा प्रथा को छोड़कर इसने कुबा और कोट कुल्हा, जिसे टोपी कहा जाता है, पहनकर दरबार में बैठने वाली ये दिल्ली की प्रथम महिला एवं अंतिम महिला शासक थी। रजिया घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाती थी और अपनी कूटनीति का प्रयोग करके उसने अमीरों में फूट डाला। लेकिन रजिया गलती क्या करती है दोस्तों कि रजिया के एक सलाहकार था जमात उद दिल याकूत से इसको प्रेम हो गया और जिस प्रेम के कारण इसने याकूत को ज़्यादा तरजीह देना चालू किया और तरजीह जो देती है उस तरजीह के कारण आमिर ए आखुर का पद जो है इसको याकूत को देना भारी पड़ जाता है, जिसके कारण जो तुर्की अधिकारी थे वो इससे नाराज़ हो जाते हैं और जिसके कारण भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया एक विद्रोह कर देता है और उस विद्रोह में जो है याकूत की हत्या कर दी जाती है। लेकिन रजिया बेहद चालाक निकली और वो इतनी चालाक निकलती है दोस्तों कि इसके प्रेमी की जब हत्या हो जाती है और जैसे ही इसकी हत्या होती है तो चूंकि अल्तुनिया ने इसकी हत्या की थी और उसने तुरंत अल्तुनिया से विवाह कर लिया, लेकिन जब ये भटिंडा से दिल्ली आ रही थी दोस्तों ये दोनों लोग, तो इसके भाई जो थे बहराम शाह ने वो दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया और ये पुनः सत्ता पाने की ललक में अल्तुनिया और रजिया ने मिलकर बहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उसकी हार हुई और रजिया और अल्तुनिया दोनों को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। किंतु जैसे ही दूसरे दिन कैथल हरियाणा पहुंचते हैं वहाँ पे जो रजिया की सेना थी उसने इसका साथ छोड़ दिया और उसके साथ जो जाटों का संघर्ष होता हुए बचे हुए सैनिकों के साथ में वहाँ पे इसकी 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से रजिया की कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद आते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो 1240 से 1242 ईस्वी तक यहाँ पे शासन करता है, लेकिन ये नाम मात्र का सुल्तान था। राज्य की जो वास्तविक शक्ति थी वो 40 जो इल्तुतमिश ने गठन किया था वो 40 गुलामों के दल के पास थी और 1241 ईस्वी में लाहौर पर जब मंगोलों ने आक्रमण कर दिया तो उस आक्रमण के दौरान 13 मई 1242 को इनकी हत्या हो जाती है। और इनकी हत्या होने से चूँकि बहुत कुछ ज़्यादा कार्य इन्होंने नहीं किया, खाली एक नाम मात्र के सुल्तान बने रहे। फिर उसके बाद आ जाते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक शासन करते हैं। ये रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था और इल्तुतमिश का पौत्र था, इसका नाती था। जब मंगोल आक्रमण हुए, जिसे बलबन ने अपनी सैनिक प्रतिभा के दम पर, जब मंगोल आक्रमण हुआ तो मंगोल आक्रमण में तो मुइजुद्दीन बहराम शाह मारा गया, लेकिन जब अलाउद्दीन मसूद शाह जो शासक रहता है तो इसका जो एक बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति बलबन है, जो आगे चलकर इस शासक बनने वाला है, ये मंगोलों को मार भगाता है और बेहद खास व्यक्ति बन जाता है। और ये इतना खास बन जाता है कि ये षड्यंत्र करके मसूद शाह को बंदी बनवा लेता है और मसूद शाह अलाउद्दीन मसूद शाह जब बंदी बन जाते हैं तो कैद खाने में ही जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ये नाम मात्र के लिए शासक बनाता है नासिरुद्दीन महमूद को,
जो बलबन के सहयोग से ही सत्ता हासिल किया, और शमसी वंश का ये अंतिम शासक कहा जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अगला शासक गियासुद्दीन बलबन बना, जिसने बलबनी वंश चलाया, और यहीं से जो है आप देखें कि शमसी वंश का अंत हो जाता है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चैनल पे चल रहे हैं। आप देखें कि गुलाम वंश में गियासुद्दीन बलबन एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, जो ये 1266 ईस्वी है दोस्तों। ये 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक ये बलबन शासन करता है। आप इसको 12 से 126 ना समझें, 1266 है। बलबन को 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ने खरीदा था। अब ये देखो, ये भी इल्तुतमिश का ही एक गुलाम था, जो कि एक इलबारी तुर्क था, और इसका जो वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है तो इसका नाम वास्तविक नाम जो था वो बहाउद्दीन था। बलबन ने अपनी विरोधियों की समाप्ति के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, और इसने जो इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक जो चालीसा का गठन किया था, इसने उस चालीसा को भंग कर दिया और अपने मालिक के पूरे परिवार को, इल्तुतमिश के पूरे परिवार के सभी सदस्यों को मरवा देता है। और वो इसलिए मरवा देता है कि कहीं ये जो है राजशाही या सत्ता के लिए कोई हमसे युद्ध ना करें। आप देखें किस प्रकार से मुसलमान आक्रमणकारी मुस्लिम्स सत्ता के लिए एक दूसरे की हत्या करते हुए कैसे उस जो है हत्याओं के कब्र पर, उन लोगों की कब्र पर ये अपने शासन को स्थापित करते हैं। और बलबन ने दैवीय राजत्व का सिद्धांत माना। अब दैवीय राजत्व का सिद्धांत क्या है? नियाबत खुदाई। ये गुलाम जिसको इल्तुतमिश ने खरीदा था, ये अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता है, ऐसा प्रतिनिधि कि जो अपने ही पूरे जो है अपने जिसे इसने पाला, जिसको इसने खरीदा और जिसको इस लायक इल्तुतमिश ने बनाया, उसी को इसने जो है पूरे परिवार को ख़त्म किया और कहता है कि ईश्वर का मैं प्रतिनिधि हूँ, और अपने आप को जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया बताया। ये दैवीय राजत्व का सिद्धांत ये जनता के अंदर इसने प्रेषित किया कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और जिल्ले इलाही हैं। इसी कारण से तो आप देखें कि इल्तुतमिश का पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है और ये उनके परिवार को मार के शासक बन बैठता है। भारत में आप देखें इससे कार्य पूछ लिए जाते हैं। बलबन ने एक जो पारसियों का जो है नवरोज़ त्यौहार है, ये नववर्ष पे उन लोग मनाते हैं पारसी लोग, तो पारसियों का नवरोज़ का जो त्यौहार है वो भारत में इसने मनाने की परंपरा शुरू की, और इसने एक फारसी परंपरा जिसको सिजदा कहते हैं। अब ये गुलाम जो है जिसको इल्तुतमिश ने खरीदा था, ये जब शासक बनता है तो इतना कठोर शासक हो जाता है कि ये फारसी परंपरा सिजदा चालू करता है। सिजदा क्या होता है दोस्तों? घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। और एक है पाबोस, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी लौह एवं रक्त की नीति, सिजदा, पाबोस एवं नवरोज, ये इसके महत्वपूर्ण जो है कार्य हैं जो अभी हमारी भारतीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैर चूमना, क्या बात है। पाबोस ये चलाता है, ये सब फारसी परंपरा थी, ये अपने लिए करता है और इन प्रथाओं को चालू करता है। इसने वित्त विभाग, जिसे दीवान ए विराजत कहा जाता था, को सैन्य विभाग से अलग किया। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कभी रेल बजट को जो है मुख्य बजट से अलग किया जाता है, तो उसी प्रकार से इसने एक नए सैन्य विभाग का गठन किया जो पहले वित्त विभाग के साथ ही हुआ करता था, और उसने उस विभाग का नाम दिया दीवान ए आरी, जिसको पूछा जाता है। और इसने एक सदैव तत्पर रहने वाली सेना, एक लड़ाकू सेना रखने की प्रथा चालू की। आप जानते हैं कि अमीर खुसरो और अमीर हसन जो एक फारसी कवि थे, इनके दरबार में रहते थे, लेकिन ये बलबन मंगोलों से संघर्ष करता हुआ दोस्तों मारा गया था। और ये 1266 ईस्वी में जब ये स्थापित होता है तो 1286 ईस्वी में ये संघर्ष करता हुआ ही मारा जाता है। जो लौह एवं रक्त की नीति अपनाता है, जो पाबोस, आप देखें कि पेट के बल लेट कर सुल्तान का पेट चुमवाता है, और अपने आप को इतना बड़ा सुल्तान समझता है ये गुलाम कि घुटनों के बल बैठकर दूसरे लोग इसका सम्मान करें। और ये मंगोलों से संघर्ष करता हुआ मारा गया। इसके बाद दोस्तों आते हैं कैक्यूबाद। ये बादम है,
ये माकार देना है दोस्तों। कैकूबाद जो आते हैं 1287 से 1290 तक, ये अमीरों की सहायता से सुल्तान बनता है, और लेकिन इसने कोई बहुत अच्छा कार्य या कुछ ऐसे कार्य इसके समय में नहीं हुए, इसलिए खाली इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं शमसुद्दीन क्यूमर्स 1290 ईस्वी में। ये कैकूबाद के पुत्र क्यूमर्स को नन्हे सुल्तान के रूप में जाना जाता है। अब नन्हे सुल्तान की रक्षा के लिए जलालुद्दीन खिलजी संरक्षक नियुक्त होता है दोस्तों, कि बिल्ली को जो है दूध का रखवाला बनाया जा रहा है, और एक नन्हा सुल्तान है जिसको जो है ये बंदी बना लेता है 1290 ईस्वी में। इसको बंदी बनाकर इसकी हत्या कर देता है, और इस तरह इलबारी तुर्कों का शासन भी समाप्त हो जाता है, और एक नए वंश का उदय होता है जिसे खिलजी वंश कहा जाता है। उसकी सत्ता हमारे भारत पर स्थापित होती है। और आप देखें किस प्रकार से ये जो मोहम्मद गोरी और महमूद गजनबी के द्वारा ये गुलामों का एक जो गुलाम वंश चलाया गया, और हम भारत के लोग जो है, भारत की जनता इन लोगों को, इन गुलामों का हम लोग सामना नहीं कर पाए, और यहाँ पे मुस्लिम धर्म जो है स्थापित हुआ, मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया, और लगातार इन्होंने अत्याचार के ऊपर अत्याचार किया। ये क्लास हमारी आपको कैसी लगी? स्मार्ट स्टडी क्लासेस की प्रस्तुति दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल में सभी विषयों के अध्ययनवार प्रैक्टिस सेट मौजूद हैं। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं, और वहां से आप अपने जो है परीक्षा की तैयारी बहुत मजबूत करें। हम आपको अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप अगले वीडियो में पूरा हम आपको 1526 तक की यात्रा कराएंगे, 1290 से लेकर। उसमें आपको खिलजी वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, तीनों वंश की चर्चा में बहुत बेहतरीन वीडियो रहेगा। आप उसको ध्यान से देखें, और आप कंप्यूटर, संविधान, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण, भूगोल, इतिहास, विश्व का इतिहास आदि सभी विषयों पर अगर मजबूत पकड़ बनाना है आपको, तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को आप जरूर देखें। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इतनी तल्लीनता से, इतने ध्यान से हमारे इस पार्ट को देखा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगले भाग में आप मिलते हैं कि खिलजी वंश की चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा होगी, अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा होगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और किस प्रकार से उसने जो है अपनी सत्ता संभालते हुए जनता पर क्या क्या सितम ढाए अलाउद्दीन खिलजी। और आपको 1290 से लेकर आपको 1526 तक की यात्रा अगले वीडियो में कराई जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।